Assalamu alaikum. My name is Qazi Shahriyar and I am a student of third semester in University NCB, and today our topic is reduction and induction. मैम हमें पता हमने फिलोसफी में पढ़ा है कि इंडक्शन और रिडक्शन क्या होता है, और इसी टॉपिक के ही काफ़ी बच्चों को मसला आता है कि इंडक्शन और रिडक्शन होती क्या है. अगर आप एक्सप्लेन करते व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड इंडक्शन विद एग्जांपल, तो जो हमें व्यूअर्स हैं उनको भी आसानी हो जाएंगी, और जो वीडियोस यूनिवर्सिटी में देखेंगे काफ़ी बच्चों को आसानी हो जाएगी. ठीक है, हाँ जी, ऐसा ही है. डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्शन और इंडक्शन का इतना क्लियर नहीं होता बच्चों को. देखिए, लॉजिक जो हमने फ़िलासफ़ी में पढ़ी ब्रांच कि लॉजिक इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी. ठीक है, अब लॉजिक की 3 टाइप्स हैं: फॉर्मल लॉजिक, इनफॉर्मल लॉजिक और सिंबॉलिक लॉजिक. जो डिडक्शन और इंडक्शन है वो फॉर्मल लॉजिक में आती है. अब डिडक्शन इंडक्शन होती क्या है? देखिए, डिडक्शन और इंडक्शन की आसान सी कुछ अगर आप याद कर लें, समझ लें कि डिडक्शन एक टॉप डाउन अप्रोच है और इंडक्शन एक बॉटम अप अप्रोच है. डिडक्शन में लाइक हम जनरलाइजेशन से स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं, और इंडक्शन में हम स्पेसिफिकेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं. एक मैंने आपको एग्जांपल बहुत आसान सी बताई थी कि तमाम इंसान फ़ानी हैं. असलम एक इंसान है, तो असलम फ़ानी है. ऑल मैन आर मॉर्टल, असलम इज़ अ मैन, असलम इज़ मॉर्टल. रिज़ल्ट क्या निकला? असलम इज़ मॉर्टल. आर्ग्यूमेंट के 2 हिस्से होते हैं, प्राइमसिस और कंक्लूजन. अब 2 प्राइमसिस थे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, असलम इज़ अ मैन, तो रिज़ल्ट निकला असलम इज़ मॉर्टल. ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, इसमें हम जनरलाइजेशन से स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं, या और आप आसान तरीके से समझ लें कि होल से आप पार्ट की तरफ जाते हो. ठीक है, अब इंडक्शन क्या होती है? इंडक्शन में आप, ये एक बॉटम अप अप्रोच है और इसको हम कॉज इफ़ेक्ट रीजनिंग भी कहते हैं. ये पार्ट से होल की तरफ जाती है कि एक कौवा काला है, 2 कौवे काले हैं, हो सकता है सारे कौवे काले हों, तो आप स्पेसिफिकेशन से जनरलाइजेशन की तरफ आ गए, तो दिस इज़ कॉल्ड इंडक्शन. डिडक्शन में हम जो एक कंक्रीट रिज़ल्ट होता है, जो एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है, हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं. लेकिन इंडक्शन में हम कोई गारंटी नहीं होती कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट हो. सो ये एक फ़र्क है डिडक्शन और इंडक्शन में, और इस तरीके से है. मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बारे में बताया कि इंडक्शन रिडक्शन क्या होती है. अब मैं अपनी साथ वाली कलीग को कहूँगा कि आप मैम से पूछें. थैंक यू सो मच. मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि डिडक्शन और इंडक्शन जो है हमारी वर्क प्लेस पर क्या हमें हेल्प करती है, और अगर करती है तो किस तरह से करती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि डिडक्शन और इंडक्शन का, हमारी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का हमारी वर्क प्लेस पे क्या रोल है. देखिए, जो डिडक्शन है ना, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स के ज़रिए इसको क्लियर करती हूँ कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आती है, मसाइल को हल करने में. और हम जो है आप ये कह रहे हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग से हम इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी, एरर्स का चांस कम होता है. हम एक कंक्रीट रिजल्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. हम, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग लॉजिक के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है. हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम लॉजिक अप्लाई करते हैं, हम फैक्ट्स को देखते हैं और एक हम एक्यूरेट रिज़ल्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द मेन पॉइंट कि हमारी वर्क प्लेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है डिडक्टिव रीजनिंग से वो हेल्प करती है. सेकेंडली देखिए, हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टीम का मेंबर है और हम एज अ टीम वर्क, हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लोग हैं ना, हमें कोई टास्क दिया गया, हम काम कर रहे हैं एज अ टीम वर्क, और ऐसा होता है कि हम समटाइम्स नहीं बन पा रही होती. ठीक है ना, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, आप मेरा नहीं कर पा रही, और हम जो है एक गोल की तरफ हम नहीं जा पा रहे, हम उसे अचीव नहीं कर सकते. तो डिडक्टिव रीजनिंग से जो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को वो हम उसे हल कर सकते हैं
कि हम टास्क को देखा जाता है कि किसने कौन सा टास्क करना है, हम शेड्यूलिंग करते हैं कि ये आपकी जॉब है, ये आपकी जॉब है, ये मेरी जॉब है, इस डेट तक ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता से हम फिर उस गोल की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो एलोकेशन ऑफ टास्क है ये डिडक्टिव रीजनिंग से होती है। फिर एक और चीज़ है कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का हम सर्वे करते हैं और सर्वे की बेस पर हम इंसेंटिव प्लान्स बनाते हैं, इसमें भी डिडक्टिव रीजनिंग है। फिर एक और एग्ज़ाम्पल, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उनकी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं और एक देखा जाता है कि जी कि जो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और कंप्लेंट्स इस तरह से हैं कि जी कॉल रिसीव नहीं होती, कि मतलब कस्टमर्स की कॉल जो है वो रिसीव नहीं हो रही, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो फिर जो मैनेजर है वो हाइपोथेसाइज करता है, वो एक मफरूज़ा बनाता है कि कॉल्स रिसीव ना होने की वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा और हम जो है ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे। तो वो एज्यूम करता है और वो ये मफरूज़ा बनाता है कि हम एक बंदा हायर करते हैं जिसकी वजह से हम टाइम जो है वो कंज्यूम हो और कॉल्स जो है वो रिसीव हो सकें और हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। सो ये एक डिडक्टिव एग्जांपल, ये काफ़ी अच्छी एक एग्जांपल है। फिर एक लाइक फॉर एग्जांपल एक मीटिंग है अभी, अच्छा मीटिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल एक बंदा जैसे आज था और वो बंदा आज नहीं आया, तो हम क्या करते हैं कि उस मीटिंग को हम प्लान इस तरीके से करते हैं कि जो जो लोग मौजूद हैं उनके साथ फिर हम उससे प्लान करते हैं कि इस टाइम पर ये मीटिंग होगी, हम डेट और टाइमिंग चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ कि वो किस वक्त और कहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है बड़ी अच्छी सी कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी, मार्केटिंग बजट होता है हर कंपनी का, तो एक कंपनी देखती है कि मेरा हम जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, हम इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड कर रहे हैं और हम ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है हमारा ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए, और जो हम इंस्टाग्राम के ऊपर अपना जो मार्केटिंग का बजट लगा रहे हैं उस पर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। सो वो मैनेजर डिसाइड करता है कि हम ईमेल मार्केटिंग, वही वाला बजट हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ लगाते हैं, ईमेल कैंपेन्स की तरफ, ताकि हमें जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएँ, हमारी ग्रोथ हो और हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। तो वो बेसिकली सर्कमस्टांसेस को देखकर वो अपना चेंज करता है। बजट वही है लेकिन एलोकेशन ऑफ बजट ईमेल मार्केटिंग की तरफ चली जाएगी। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव। अब इंडक्टिव की भी बहुत आसान सी हैं कि देखिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल एचआर मैनेजर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एचआर मैनेजर हूँ और मैंने किसी पोजीशन के लिए किसी बंदे को हायर करना है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब मेरे पास एक और डेजिग्नेशन है और वो भी वही डेजिग्नेशन है और उस पर जो मैंने लड़की पहले से जो हायर की हुई है उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि लाइक वो फ़लाँ इंस्टीट्यूट से पढ़ी है या उसकी फ़लाँ डिग्री है या उसने इंटर्नशिप की हुई है या इस साल इस काम का उसको इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैं उसके कुछ एट्रीब्यूट्स उस लड़की को देखकर मैं कुछ उसकी एट्रीब्यूट्स निकालूंगी कि यार ये वाली क्वालिटी ना जो मैं नया बंदा हायर करूँगी मुझे उसमें चाहिए। तो जो हायरिंग मैनेजर है वो इंडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए वो उन क्वालिटीज़ को पहले वो देखता है और फिर वो कहता है कि मैंने हायर करनी है, यानी कि वो स्पेसिफिकेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। फिर एक और है इसकी एग्जांपल कि लाइक जैसे हम जो वर्क प्लेस पे जब काम कर रहे होते हैं तो मैरिड लोग होते हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, तो हम कहते हैं कि जी इतने घंटे आप आप काम करें। तो लेकिन एक जो मैनेजर देखता है कि जी जो अगर जिनके फैमिलीज़ हैं, जिन एम्प्लॉयज़ की, उनकी प्रोडक्शन जो है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है अगर उनको फ्लेक्सिबल आवर्स दिए जाएं, क्योंकि वो कुछ घंटे के लिए घर जाते हैं, अपनी फैमिली को सेट करते हैं, बच्चों को देखते हैं, पिक एंड ड्रॉप करते हैं, फिर ऑफिस आते हैं, लेकिन आउटपुट उनकी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू वो वाले एम्प्लॉयज़ जो फुल टाइम यहाँ रह रहे हैं और जिनकी फैमिलीज़ नहीं हैं। तो फिर जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग कि वो एक मीटिंग कॉल करता है और उसमें कहता है कि जी जो फैमिलीज़ वाले हैं एम्प्लॉयज़ वो उनके लिए फ्लैक्सिबल आवर्स हैं, आप इतने घंटे आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन हमें ये आउटपुट चाहिए। तो ये जो डिसीजन है इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर है। सो ये दोनों ही हमारी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आपने हमें इंडक्शन और रिडक्शन का डिफरेंस बता दिया बिल्कुल। और मैम ने जो क्वेश्चन किया कि जो इंडक्शन रोल
का वर्क प्लेस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अब अगर हमें या मुझे आप मज़ीद ये बता दें कि जो डिडक्टिव उसकी रीजनिंग जो है उसकी जो हमें वो कैसे इम्प्रूव इम्प्रूव कर कर सकते सकते हैं। हैं। अगर ठीक है, मैं अपनी इंडक्टिव जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमने डिडक्शन और इंडक्शन की डेफिनेशंस भी देखी, एग्जांपल्स को भी समझा, और वर्क प्लेस के ऊपर ये कैसे काम आती है उसको भी हमने देखा। अब डिडक्टिव रीजनिंग अब मैं अपनी कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, सो दिस इज़ योर बेसिकली क्वेश्चन। देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है। सबसे पहली बात ये है कि आप बी क्यूरियस अबाउट योर नॉलेज, कि आप नॉलेज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करें। आप जिस डोमेन में हैं, आप जिस प्रॉब्लम में हैं, या जो आपको टास्क दिया गया है, या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, गेट द नॉलेज। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें उससे रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है ना। आप द नॉलेज आप गेन करें, डाटा कलेक्ट करें, ऑब्जर्वेशंस आप अपनी बढ़ाएं, फिर उससे आप जो हैं आप डाटा जो है आप जनरेट कर सकते हो। यानी कि एक पूल ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह लो, ये आपके पास होनी चाहिए। अब वो भी आप कैसे ले सकते हो, देखो आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो हैं उनको देखो, अभी क्या डिमांड चल रही है। मीडिया के ज़रिए भी आप अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के ज़रिए इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए कर सकते हैं। सो मीडिया के तो इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं कि हाउ कैन वी गेन नॉलेज, और हम किसी भी टॉपिक के बारे में कितनी ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज गेन करना। फिर उसके बाद जो है कि आप बेसिकली एक जैसे कोई प्रॉब्लम है, अब मैंने अपनी डिडक्टिव रीजनिंग को इम्प्रूव करना है, तो मैंने प्रॉब्लम को ना, जैसे कहते हैं ना, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, मैंने उसे टुकड़ों में तकसीम करना है। तो मैंने देखना है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लमेटिक एरिया, वो मसला बेसिकली है क्या और किधर लाई कर रहा है, उससे आइडेंटिफाई करके फिर उसको मैंने उसका हल निकालना है। सो ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। सो ये इस तरीके से हम नॉलेज गेन करके, एक्सप्लोर करके, हम डाटा कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन जब हम हासिल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी डिडक्टिव रीजनिंग को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी मैम, आपने डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझ भी आ गई है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो उसको इम्प्रूव करूँ। तो बिल्कुल। काइंडली इसके बारे में बताएं कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, डिडक्शन और इंडक्शन की मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल्स थी वर्क प्लेस के ऊपर, वो सारी मैंने आपको बताई। और अब हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सारी, कि देखें, सबसे पहली बात है कि आपको क्यूरियस होना चाहिए अबाउट योर सराउंडिंग्स, कि आपके जो कलीग्स हैं, फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी क्या बेसिकली उनकी हैबिट्स हैं, उनका जो है, आप जब उनसे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। आपको जैसे कहते हैं कि जो बॉस है आपका, या जो टीम लीडर है, या जो टीम मैनेजर है, उसके मूड का आपको पता हो, व्हाट इन्फ्लुएंसेस हिज मूड, आप उसको जानें। तो जो आपकी सराउंडिंग्स है ना, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें आ जाती है कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडक्टिव रीजनिंग। हमारी इंडक्टिव रीजनिंग को इम्प्रूव करने में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। इसमें एक एम्पैथी का फैक्टर भी है। एम्पैथी का फैक्टर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी सिचुएशन में हो, तो आप पहले देखते हो कि यार अगर ये बंदा इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता, तो आप अपने आप को दूसरे की पोजीशन पर रखकर सोचते हो, फिर आप कुछ डिसीजन लेते हो। सो एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, ये इंडक्टिव रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा जैसे हम प्रिडिक्शंस करते हैं इंडक्शन में, तो स्टार्ट प्रिडिक्टिंग द आउटकम्स, कि आप जब देखते हो, आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हो, आप आउटकम्स की तरफ जाते हैं, आप उससे प्रिडिक्ट करते हैं। तो जब आप प्रिडिक्शंस जो आउटकम्स करते हैं, तो आप अपनी इंडक्टिव रीजनिंग को इम्प्रूव करते हैं, कि आप उसका एक रिकॉर्ड बनाते हो कि ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं और ये आउटकम है। फिर आप उन्हें एवेलुएट करते हो, रिजल्ट्स को देखते हो। सो दिस इज़ द वे यू कैन इम्प्रूव योर inductive reasoning through the predictions of outcomes, through getting the knowledge about your surroundings, through emotional intelligence, through empathy factor। ठीक है, तो इस तरीक़ों से हम अपनी रीजनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमें डिडक्टिव रीजनिंग का बताया और हमें बहुत अच्छा समझ आया। देखने वालों को भी काफ़ी अच्छा
समझ आया होगा। तो अब हम सेशन एंड करते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियो आती रहेंगी। अगेन मैम थैंक यू आपका थैंक बहुत यू सो बहुत मच। कि आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ और मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़े ना, आपकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए। आप उसको कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होता है ना, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। सो इंशाल्लाह मतलब आगे भी हम सेशंस करते इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम।